Assalamu alaikum, dear student. This is again complete denture. How are you? TikTok छुट्टियाँ सही है? छुट्टियाँ नहीं है भाई, ये अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, किसी वक्त भी ऐलान हो सकते हैं KMU वालों की, पता नहीं, लेकिन आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। तो जो नोट्स तो मैं दे रहा हूँ, बुक्स तो ज़रूरी है। मनापली कंप्लीट डेंचर बुक ले लो, वो बहुत इजी है। और अगर वो जो है ना, वो मैंने बताया था कि वो जो KTH के नीचे प्रिंस बुक शॉप है, उनसे कंप्लीट डेंचर बुक आप मनापलिल MANAPPALIL, तो ये मनापलिल की सदर में भी जो प्रिंस बुक शॉप है उनमें भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो है ना ये कंप्लीट डेंचर प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग तो मतलब है ये पूरा प्रोसीजर प्रोसेसिंग वो तो इसकी एंड में होगा। लेकिन जो है ना अब जो है ना आपने सेटअप टीथ अरेंजमेंट किया, अब जो है ना आपने इसको किया, कहते हैं करना है ट्राई एंड। तो कंप्लीट डेंचर जब आपने सेटअप किया और आपका सही सेटअप किया, प्रॉपर शेप साइज़ ऑफ द टीथ सेलेक्ट किया और जो वैक्स रैम्प पे सेटअप किया, तो फिर कंप्लीट सेटअप आपने चेक किया, उसको रिमूव करके पेशेंट के मुंह में चेक किया। और अब जो है ना फिर ये डेंचर फिर मुंह में, मरीज़ के मुंह में चेक करना है। ये जो आपने आर्टिकुलेटर से रिमूव किया हुआ डेंचर है, तो अब आपने इसको मुंह में चेक करना है और इसको कहते हैं ट्राई इन स्टेज या ट्रायल डेंचर। मतलब है ये एक ऐसा स्टेज है कि इसमें आपने डेंचर को मरीज़ की मुंह में चेक करना है कि, और मरीज़ को बताना भी है, मरीज़ को दिखाना भी है कि इस वक्त तो ये प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर मरीज़ कोई कलर टीथ में चेंजेस लाना चाहता है तो वो आप दोबारा सेटअप करें। अगर मरीज़ को जो है ना कोई टीथ अरेंजमेंट सही नहीं है, वो दोबारा अरेंज करें। और अगर मरीज़ का और डेंचर का रिटेंशन, स्टेबिलिटी या कोई इस तरह कोई रॉकिंग है, सपोर्ट सही नहीं है, तो वो भी आप करेक्ट करें। तो ये ट्राई एंड स्टेज जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, आप ट्रायल डेंचर इसको कहते हैं। और जब इससे मरीज सेटिस्फाइड हो, आप सेटिस्फाइड हो, फिर आपने डेंचर को प्रोसेस करना है और फ्लास्किंग करना है, डिफ्लास्किंग करना है, फिर क्यूरिंग, ये प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग ये सारा मैंने इकट्ठा एक लेक्चर बनाया है क्योंकि बाकी भी लेक्चर रह गए हैं, तो अब मैंने थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ करना है। तो अब जो है ना दिस स्टेप जो है ना ट्राई इन स्टेज, ये स्टेप जो है ना, दिस स्टेप इन्वॉल्व द प्लेसमेंट ऑफ ट्रायल डेंचर टू एवोल्यूएट एस्थेटिक एंड मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप। आपने देखना है कि ये डेंचर जो आपने बनाया है अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, ये एस्थेटिकली अच्छा है, मरीज़ को सही है, आपको सही है, मिडलाइन सही है, अरेंजमेंट सही है, मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप सही है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रायल डेंचर इस क्या है, मरीज साइकोलॉजिकल बेनिफिट उसको होता है। क्योंकि इस स्टेज में मरीज डेंचर को मुंह में देखता है तो मरीज को श्योरिटी हो जाती है कि यार मेरा डेंचर बन रहा है। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट है for patient of this dental treatment, and to check the aesthetic to see what changes are to be brought before processing the complete denture। और मरीज़ अगर कोई चेंजेस लाना चाहते हैं या अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे गलती है तो वो आप करेक्ट करें। और फिर जो है ना ये ट्रायल डेंचर में है टू चेक रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट भी देखो, वर्टिकल डायमेंशन देखो ना कोई वर्टिकल डायमेंशन इंक्रीज तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है, कोई स्पीच प्रॉब्लम देखो, मरीज़ से कुछ आवाज़ें निकाल दो, हेलो, हाय या उस तरह कुछ लफ्ज़ों या और इस तरह OVD चेक करो,
to evaluate the centric relation, centric occlusion. तो centric relation और maximum intercuspation देखो, teeth arrangement, aesthetic, denture base की contour देखो, over extended contour तो नहीं है, denture base की flanges तो extended नहीं है, और speech और phonetics तो कुछ आवाज़ें जो है ना आप चेक कर ले, तो बातें चेक कर ले मरीज़ को 1-2 मिनट के लिए, ही है सेटिस्फाइड या नहीं है। तो व्हाट आर द फैक्टर, लेकिन इसमें यह है कि स्पीच प्रॉब्लम, आप स्पीच कैसे चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो ये स्पीच में क्या चेक करेंगे कि अगर स्पीच प्रॉब्लम है तो मरीज़ क्या क्या डेंचर में प्रॉब्लम है। इंटीरियर पोजीशन ऑफ इंसाइजर, तो अगर इंसाइजर इंटीरियर पोजीशन जो है ना आपने इंसाइजर की पोजीशन थोड़ा बाहर लगाए हैं तो फिर सही नहीं होगा, या सुपीरियर इन्फीरियर पोजीशन ऑफ अपर इंसाइजर, या ऊपर इंसाइजर की सुपीरियर ऊपर वाला हो इन्फीरियर, मतलब ये वर्टिकल पोजीशन उसका सही ना हो, या अंदर हो या बाहर हो, तो ये अरेंजमेंट ये चेक कर लो। इफ़ द पैलेटल सरफेस इज़ टू थिक, अगर डेंचर का जो डेंचर बेस है उसका पैलेट्स पोर्शन थिक है तो स्पीच प्रॉब्लम होगा। इफ़ द अक्लूजल प्लेन इज़ टू हाई और लो हो, अगर अक्लूजल प्लेन या हाई है या लो है, या इफ़ द वर्टिकल डायमेंशन एक्सेसिव, देयर विल बी क्लिकिंग साउंड ऑफ द डेंचर एंड स्पीच प्रॉब्लम, तो दोनों प्रॉब्लम होंगे। If the teeth are placed too far lingually, there will be less space for tongue and hence speech problem. अगर teeth lingually आपने बहुत ज़्यादा इंक्लाइन किए तो फिर स्पीच प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टंग के लिए स्पेस कम होगा। एंड द टीथ आर प्लेस्ड टू फार बकली, देन देयर विल बी चीक बाइटिंग, तो चीक बाइटिंग देखो, स्पीच देखो, अगर आपने बाहर बकील लगाए हैं तो मरीज़ जब खोलेगा बंद करेगा, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं, क्योंकि वो विक्स में लगाए हुए होते हैं। सो आपने जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से नहीं लगाना, मरीज़ को बंद करो आराम आराम से। स्पीच प्रॉब्लम चेक करो, रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट दे चेक करो। और थिक पोस्टडेम विल रिजल्ट स्पीच प्रॉब्लम, गैगिंग एंड डिफिकल्ट स्वालोइंग। मरीज़ को कह दो कि स्वालो करो इस तरह, या गैगिंग तो नहीं आती, तो अगर ये सारी चीज़ें तो पोस्टडेम को चेक करो, और थिक है थोड़ा सा ट्रिम करो, डेंचर बेस को ट्रिम करो, ठीक है। अब कंप्लीट डेंचर अक्लूजन, अब जो डेंचर में जो है ना कंप्लीट डेंचर जिसका अक्लूजन क्या है, तो ये जो आप आर्टिफिशियल डेंचर बनाते हैं उसके 4 टाइप्स ऑफ अक्लूजन होते हैं। तो मुख्तलिफ पेशेंट्स के मुख्तलिफ सिचुएशन में है, लेकिन सबसे बेहतर जो है ना बैलेंस्ड अक्लूजन है। नेचुरल टीथ में बैलेंस्ड अक्लूजन नहीं होता, मतलब है मरीज़ का एक साइड के दांत जो है ना टीथ अपर लोअर जो है ना वो टेढ़े मेढ़े है, दूसरे दांत साइड के दांत जो है ना मालपोज है, तो अक्लूजन सही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है। या मालपोज टीथ है, ओवर क्राउडिंग टीथ है, तो नेचुरल टीथ में जो है ना बैलेंस्ड अक्लूजन नहीं होता, वो तो ऑलरेडी बैलेंस। लेकिन आर्टिफिशियल डेंचर में आपने बैलेंस्ड अक्लूजन लाना है, क्योंकि बैलेंस अक्लूजन स्टेबिलिटी और रिटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है आर्टिफिशियल टीथ। और दूसरा जो है ना टाइप जो है नॉन बैलेंस्ड अक्लूजन है। कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जिनमें आप अक्लूजन नॉन बैलेंस लाएंगे, लिंगुअलाइज अक्लूजन लाएंगे, फंक्शनली जनरेटेड अक्लूजन स्कीम, ये 4 आप नाम याद रखें। और लेकिन बैलेंस्ड अक्लूजन इंपॉर्टेंट, तो बैलेंस्ड अक्लूजन और बैलेंस्ड आर्टिकुलेशन इज़ द bilateral simultaneous anterior and posterior occlusal contact of teeth and centric in eccentric position। तो मतलब है कि bilateral it is the simultaneous balanced occlusion क्या है, दोनों सा bilateral इंटीरियर और पोस्टीरियर सारी टीथ सेंट्रिक और इसेंट्रिक पोजीशन में सब जो है ना सिमुल्टेनियस एट अ टाइम जो है ना एकदम जो है ना कांटेक्ट होगा, ठीक है। Balanced articulation increase stability, comfort and retention. It also reduces soreness and ridge resorption। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस्ड अक्लूजन जो है ना क्या होता है, तो MCQ इससे आ जाते हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, मरीज़ को कंफर्ट होता है अगर बैलेंस्ड अक्लूजन हो, और ये डेंचर का रिटेंशन सही होता है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड अक्लूजन ना हो तो एक साइड पे मरीज़ जब चीविंग करेगा, एक साइड का बैलेंस है दूसरे का बैलेंस नहीं है, तो उस साइड पे जो है ना टीथ इंटरफियर करेगा तो रिटेंशन ख़राब होगा। इट आल्सो रिड्यूस सोरनेस एंड रिज रिजॉर्प्शन। तो बैलेंस्ड अक्लूजन अगर डेंचर में नहीं है तो वहाँ पे माउथ सोरनेस होगा, तो इसलिए ये
बैलेंस्ड ऑक्लूजन सोरनेस कम करते हैं, सोरनेस, और अगर सोरनेस कम हो ना हो तो रिज रिजॉर्प्शन भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस्ड ऑक्लूजन क्या है? कंडाइलर गाइडेंस है। जो कंडाइल जो है ना, आप मुंह ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो कंडाइल ऑफ द मैंडिबल जो है ना ये ओपन करते हैं तो इट मूव्स कंडाइल फॉरवर्ड आता है आर्टिकुलर एमिनेंस पे, और इसको जो है ना कंडाइलर गाइडेंस कहते हैं। प्लेन ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन प्लेन है, और कंपेंसेटरी कर्ज है, जो ये कर्ज मुख्तलिफ कर्ज है जो ऑरिकुलर लाइंस है, और मूनसन कर्ज है, और ये दो तीन कर्ज है, और ये कस्पल इंटरक्लिनेशन है। कंडाइलर, और एक और इसमें पॉइंट रह गया है कि जो है ना इंसाइजल गाइडेंस है, कंडाइलर गाइडेंस है, प्लेन ऑफ ऑक्लूजन है, कंपेंसेटरी कर्व है, कस्पल इंक्लिनेशन है। फिफ्थ में भूल गया हूँ, इंसाइजल गाइडेंस। इंसाइजल गाइडेंस जब ये देखो ना, जब आप मुंह च्यू करते हैं तो लोअर टीथ का जो अक्लूजर सर्फिसेज है ये अपर टीथ की जो पेलेटल सर्फिस पे उस पर ग्लाइड करते हैं, ठीक है। लोअर टीथ की इंसाइजल सर्फिस अपर टीथ की पेलेटल सर्फिस इंटीरियर पे ग्लाइड करते हैं। तो जब मतलब इसको प्रिवेंट करते हैं, आगे पीछे जो है ना एक ख़ास पोजीशन में मेंटेन करता है, तो दिस ग्लाइडेंस या दिस मूवमेंट्स ऑफ द इंटीरियर टीथ विद द opposing इंटीरियर टीथ पेलेटल सर्फिसेस, उस पे जो है ना इसको ये इंसाइजर गाइडेंस है। मतलब है कि इंटीरियर टीथ लोअर जब आप मूवमेंट्स या अचीविंग करते हैं तो अपर टीथ के एंड पेलेटल सर्फिस पे ग्लाइड करता है, टच करता है, तो दिस इज कॉल्ड द इंसाइजर गाइडेंस, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड ऑक्लूजन को अफेक्ट करता है। प्रोसेसिंग involve replacement of wax portion and final denture with final denture material। हाँ अच्छा, तो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, अच्छा डेंचर बेस्ड मटेरियल ऑटोपॉलीमराइजिंग रीजन है, तो कौन सी मटेरियल जो है ना मटेरियल इन्वॉल्व है? वेक्स्ड पोर्शन, तो फाइनल, तो ये ऑटो सेल्फ की ओर एक्रिलिक है, लाइट एक्टिवेटेड रीजन है, और पॉलीसिस्टीरीन इन विनाइल रीजन है, और बेस मेटल एलाई है, हीट की ओर एक्रिलिक रीजन है। लास्ट वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हीट की ओर ज़्यादा होते हैं। सीलिंग द कास्ट, तो अब जो है ना कास्ट आपका जो है ना डेंचर इज सील्ड टू द कास्ट एज इट्स बॉर्डर विद मोल्टन वैक्स। दिस प्रिवेंट प्लास्टर फ्रॉम गेटिंग अंडर द डेंचर एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द डेंचर ऑफ ऑन द कास्ट। ये अब जो है ना डेंचर प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द डेंचर मीन्स मेकिंग द डेंचर। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डेंचर? तो कौन सी मटीरियल इसमें प्रोसेस, अब ये आपने जो है ना बैलेंस्ड ऑक्लूजन एस्थेटिक चेक किया, अब आप डेंचर को प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस जो है ना इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक तो कौन कौन सी मटीरियल से प्रोसेस करते हैं, ये सारे मटीरियल, लेकिन हीट के और एक्रेलिक जो लास्ट वाले है इट इज़ द बेस्ट वन, इट इज़ कॉमनली यूज्ड। तो अब जो है ना इससे पहले क्या करेंगे आप? डेंचर इज सील्ड टू द कास्ट, आपने डेंचर बनाया है, ठीक है। ये जो है ना जो अपर और लोअर डेंचर है आर्टिकुलेटर से आपने रिमूव कर दिया, ठीक है सारा। तो इसकी जो साइड है इस पे सील्ड करो, बॉर्डर पे वैक्स डालो, दिस प्रिवेंट प्लास्टर फ्रॉम गेटिंग अंडर द डेंचर। तो ये जब आप प्रोसेस करेंगे तो ये प्लास्टर आप हार्ड प्लास्टर यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो ऊपर इसकी बॉर्डर जो है ना इसको थोड़ा सा वैक्स लगाओ ताकि प्रोसेसिंग के दौरान जो हार्ड प्लास्टर है वो डेंचर के नीचे ना आ जाए, एंड मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ द डेंचर ऑन द कास्ट। और जो डेंचर का पोजीशन है जब आप इसको कास्ट के ऊपर
जो मॉडल के ऊपर है ना कास्ट, आप उसको प्रोसेस करेंगे ना, तो उसके ऊपर जो है ना वो स्टेबल हो। तो अब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट डेंचर है, जिसमें प्रोसेसिंग में क्या है, फ्लास्किंग नंबर 1, डी फ्लास्किंग, वैक्सिंग, डी वैक्सिंग एंड क्यूरिंग। ठीक है। तो फ्लास्किंग, it is a process by which the denture is surrounded in stone or plaster and metal flask। इसके लिए जो है ना फ्लास्क यूज़ करते हैं। आपने ये पता नहीं ख़रीदा था या नहीं, अपर के लिए डेंचर के लिए और होता है, एक होता है, और लोअर के 2 फ्लास्क होते हैं, और एक जो है ना बेंच प्रेशर होता है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग के लिए। तो फ्लास्किंग जो है ना ये क्या है, जिसमें डेंचर जो है ना ये फ्लास्क के एक पोर्शन में रखते हैं और उसके ऊपर जो हार्ड प्लास्टर डालते हैं। दिस द पर्पस ऑफ फ्लास्किंग इज क्रिएटिंग द मोल्ड विच फॉर्म द एक्रेलिक इनटू द शेप ऑफ फाइनल डेंचर। तो इसमें जो है ना फ्लास्क में आप जो है ना डेंचर अभी प्रोसेस नहीं हुए, वो रखते हैं। फ्लास्क के 2 पोर्शन है, एक नीचे वाला, एक ऊपर बंद करने वाला। तो दोनों जो है ना पोर्शन जो है ना उसमें हार्ड पहले एक पोर्शन फ्लास्क का रखते हैं, उसमें जो है ना डेंचर का एक पोर्शन रखते हैं, और उसके ऊपर जो है ना प्लास्टर डालते हैं। पहले सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करते हैं, फिर प्लास्टर से फिल करते हैं, फिर दूसरा पोर्शन डालते हैं, और वो जो है ना उसके ऊपर रखते हैं। तो जब दोनों लेकिन बीच में होता है रखते हैं। ठीक है, मतलब है कि थोड़ा सा जो एक फ्लास्क का एक पोर्शन है उससे थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि ये एक फ्लास्क में एक डेंचर आएगा। तो ये फिर अगर मौका मिला आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी आपने फ्लास्क देखा भी नहीं है, डेंचर भी नहीं देखा, और अब आप 9 क्लास से, तो ये जो है ना तकरीबन वेरी इजी है। मेनी टेक्निक ऑफ फ्लास्किंग हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अब फ्लास्किंग के लिए बहुत सी टेक्निक है, लेकिन 3 पोर टेक्निक, 4 पोर टेक्निक एंड 2 पोर टेक्निक, 3 पोर टेक्निक हम डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड एज डिफ्लास्किंग एज डिफ्लास्किंग इज ईजियर विथ डिस्टिक्टिंग। ये जो है ना 3 पोर टेक्निक जो है ना ये रिकमेंडेड है फॉर फ्लास्किंग एंड डिफ्लास्किंग, क्योंकि ये टेक्निक ईजियर है। और सोकिंग द कास्ट प्रायर टू फ्लास्किंग, द कास्ट इज सोक्ड इन स्लरी वाटर फॉर फ्यू मिनट। जब ये आप जो डेंचर है वो फ्लास्क में रखते हैं, तो थोड़ा उसको स्लरी वाटर में जो है ना थोड़ा सोक करते हैं, ताकि फिर उसके साथ जो है ना हार्ड प्लास्टर मिक्स हो जाए। चेकिंग द फिट, द फिट ऑफ द कास्ट इज चेक इन द फ्लास्क। तो जो आपका कास्ट है वो इस फ्लास्क की बीच में होगा, और उसमें चेक करो कि ये आया कास्ट, ये फ्लास्क तो बहुत छोटा नहीं है, तो या बहुत बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो खैर है लेकिन छोटा तो नहीं है, तो ये इसको पहले चेक करो। लुब्रिकेटिंग द फ्लास्क, और फ्लास्क इज लुब्रिकेटेड यूजिंग पेट्रोलियम जेली, और फ्लास्क की साइड पे पेट्रोलियम जेली थोड़ा लगाओ, ताकि फिर ये इजी, ये जो डेंचर बाद में प्रोसेसिंग के बाद आप रिमूव करेंगे तो आसानी से निकलेगा। ठीक है। तो द फर्स्ट पोर सेपरेटिंग मीडिया इज अप्लाइड टू द बेस इन साइड ऑफ द कास्ट। कास्ट का जो है ना उसकी जो है ना साइड पे और बेस पे सेपरेटिंग मीडिया जो है वो अप्लाई करो। कोल्ड मोल्ड सील इन्हें अलाउ टू ड्राई, और खुश करो 10-15 मिनट तक। स्टोन इज फिल्ड इनटू द लोअर पोर्शन ऑफ द फ्लास्क एंड द कास्ट विद अटैच्ड डेंचर इज सेटल्ड इनटू इट। अब इसकी लोअर पोर्शन में जो है ना हार्ड प्लास्टर डालो फ्लास्क की, और ये कास्ट जो है ना जिसके ऊपर डेंचर लगा है, ये इसकी बीच में ऐसा रख दो कि थोड़ा सा इसका ऊपर ईसा फ्लास्क की जो साइड है इससे ऊपर हो, ताकि ऊपर जब दूसरा फ्लास्क का ईसा रखेंगे तो उसमें कंप्लीटली सही आएगा। एक साइड पे टीथ आ जाएगा, लेकिन टीथ जो है ना टुवर्ड अपर नज़र आएगा। जब आप डेंचर
फ्लास्क में रखते हैं तो इसकी टीथ ऊपर होंगे और बेस नीचे होगा, और ऊपर टीथ जो है ना इस तरह होगा कि ये हाफ क्लास जो फ्लास्क का लोअर पोर्शन है उससे ऊपर होगा हाफ, ताकि फिर जब आप ऊपर पोर्शन जो है ना रखेंगे और उसमें प्लास्टर डालेंगे तो इक्वल नज़र आएगा। क्योंकि ये तो अभी विक्स में रखा है और जब आपकी डिफ्लास्किंग करेंगे तो टीथ एक साइड पे होंगे और जो आपका डेंचर बेस है और विक्स है वो दूसरी साइड पे इसका इमेज आएगा। ठीक है, तो द स्टोन इज स्मूथन मेकिंग श्योर देयर इज नो अंडरकट। तो ये स्टोन को स्मूथ करो ताकि कोई अंडरकट्स ना हो इन द लोअर पोर्शन ऑफ द फ्लास्क। इट कैन लॉक टू हाउस टुगेदर मेकिंग देम डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इसको चेक करो अंडरकट ना हो, क्योंकि दोनों इसके ऊपर आपने दूसरा पोर्शन फ्लास्क का रखना है और अंडरकट होगा तो दोनों फिर रिमूव करना बड़ा मुश्किल होगा, या जो है ना आर काजिंग ब्रेकेज ऑफ द स्टोन कास्ट, या आपका स्टोन कास्ट जो है ना वो टूट जाएगा। आफ्टर ईच पोर स्टोन इज अलाउड टू सिट फॉर 20 मिनट। तब नीचे रख दिया तो 20 मिनट्स के लिए आपने रख दिया नीचे फ्लास्क में हार्ड प्लास्टर, उसके ऊपर डेंचर रख दिया, डेंचर की टीथ ऊपर नज़र आएंगे और ये ड्राई करो 20 मिनट्स के लिए, और जो है ना इसके ऊपर जो है ना टीथ पे मत लगाओ और फिर पूरा जो है ना हार्ड प्लास्टर पे अगेन सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करो, लेकिन टीथ पे मत करो। आफ्टर स्टोन सिट्स अ सेपरेटिंग मीडिया इज अप्लाइड। जब ये स्टोन सिट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा फिर उसके ऊपर सेपरेटिंग मीडिया लगाओ। द मिडल पोर्शन ऑफ द प्लास्क इज असेंबल्ड एंड चेक फॉर प्रॉपर क्लोजर। तो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना आप फिर लगा दो और चेक करो कि दोनों बंद होते हैं सही या नहीं, क्योंकि अगर बंद नहीं होते तो इसका मतलब है कि फ्लास्क की जो कार्नर है उस पर प्लास्टर है और उसको रिमूव करो। द टू हाउस में मस्ट ईट एग्जैक्टली, बिल्कुल एक पहले जैसे मिलना चाहिए दोनों फ्लास्क पोर्शन के। द सेकंड मिक्स ऑफ द स्टोन इज पुअर। अब दोबारा जो है ना स्टोन का या हार्ड प्लास्टर मिक्स करो। द स्टोन इज फिल्ड अप टू द लेवल ऑफ द अक्लूजर सर्फेसिस ऑफ द टीथ। उसकी अक्लूजर सर्फेस ऑफ द टीथ तक फिल करो यूजिंग ए फिंगर। रिमूव स्टोन ऑन अक्लूजर सर्फेस ऑफ द टीथ। टीथ के ऊपर जो स्टोन हो वो रिमूव करो टू एक्सपोज कस्प टिप। स्मॉल अंडरकट्स आर आल्सो प्लेस्ड इन द स्टोन। तो छोटे छोटे अंडरकट हो, स्टोन हो, प्लास्टर हो, क्लीन करो। नाउ थर्ड पोर। आफ्टर द सेकंड पोर सिट्स, जो सेकंड पोर जो है ना ये सिट हो जाए, सेपरेटिंग मीडिया इज अगेन अप्लाइड। दोबारा सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करो एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टोन मिक्स इज poured फिलिंग द रिमाइंडर ऑफ द फ्लास्क। तो फिर जो है ना ऊपर वाला हिस्सा रख दो और पूरा फ्लास्क जो है ना भर दो। आफ्टर प्लेसिंग द लिड द फ्लास्क इज प्लेस इनटू ए क्लेम, और उसके ऊपर जो है ना फ्लास्क का जो ढक्कन है वो रख दो और इसको जो है ना क्लेम जो है ना जो आपके पास प्रेशर है उसमें प्रेस कर दो एंड टाइट यूजिंग लाइट प्रेशर। और लाइट प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रेशर डाल के बंद करो। तो जो द स्टोन इज अलाउड टू सिट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। द फ्लास्क इज रेडी फॉर डिवेक्सिंग। अब जो है ना सेकंड पोर आपने डाल दिया, ठीक है, और फिर फ्लास्क का ढक्कन रख दिया, तो फिर फ्लास्क में जो है ना प्रेशर में जो प्रेशर क्लैंप है उसमें रख दिया और लाइट प्रेशर। तो जब प्रेशर आप अप्लाई करें एक्सिस आप जो है ना जो ज़्यादा एक्सिस है वो फिर इसके साइड से निकलेंगे। तो इसको फिर क्लीन करो और द फ्लास्क इज़ रेडी फॉर डिवेक्सिंग। और इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दो कि ये हार्ड प्लास्टर अंदर बन हो जाए। तो मतलब ये फ्लास्क के अंदर डेंचर है और आपने प्रेस किया है ताकि फिर ये मूवमेंट ना करे, तो फिर इट इज़ रेडी फॉर डिफ्लास्किंग। अब डिफ्लास्किंग जो है ना के लिए ये रेडी है, लेकिन डिफ्लास्किंग से पहले जो है ना 4 टेक्निक ये थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो 3-4 टेक्निक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज। एरर कम है
इजी है, सिंपली है, लेकिन ये सिर्फ फुल पोर टेक्निक। देखो, फोर टेक्निक इज क्वाइट सिमिलर एक्सेप्ट फॉर स्टोन कोर। यहाँ स्टोन कोर बनाते हैं। आफ्टर फ्लास्किंग द कास्ट जब फ्लास्किंग करते हैं, अ स्टोन कोर इज डेवलप्ड ओवर द विक्स सरफेस ऑफ द अपर एंड लोअर डेंचर। तो इसके ऊपर, अपर लोअर डेंचर के ऊपर जो है ना स्टोन कोर बनाते हैं। द कोर इज अबाउट 2 मिलीमीटर to 4 millimeter in thickness and extended 2 to 3 millimeter below the occlusal surfaces of the teeth। तो ये जो है ना occlusal surface of the teeth से 2 to 3 millimeter below होता है। grooves are placed in the stone, पे उसमें grooves बनाते हैं जो stone core है। after for retention of next pore, मतलब ये grooves बनाते हैं कि जो आप नेक्स्ट पोर डालेंगे तो वो रिटेन हो जाए इसके साथ। सेपरेटिंग मीडिया इज अप्लाइड, द रेस्ट इज सिमिलर टू 3-4 टेक्निक। बाकी जो है ना जो 3-4 टेक्निक है उसी तरह है। 2-4 टेक्निक जो है ना ये और तरीके। इन फर्स्ट पुअर कास्ट इज फ्लास इन द लोअर हाफ। कास्ट जो है ना वो फ्लास के एक पोर्शन में जो है ना कास्ट करो। In the second pour, the rest of the flask is completely filled। और second जो है ना second pour में बाकी फ्लास्क जो है ना फिल करो स्टोन से। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि डिफ्लास्किंग और रिकवरी इज़ मोर डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फिर डिफ्लास्किंग भी मुश्किल है और डेंचर रिकवरी इज़ डिफ़िकल्ट है। डेंचर आप मुश्किल से निकालेंगे। डिफ़िकल्ट रिकवरी पोजेज ए ग्रेट रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, और इसमें डेंचर की फ्रैक्चर चांसेस होते हैं। ग्रेट रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन और वार्पेज, और इसमें वार्पेज और ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। अब जो है ना विक्स एलिमिनेशन, अब आपने जो है ना फ्लास्किंग की, डेंचर मतलब ये फ्लास्क में रखा है, आपने प्रेस में रखा है, तो अब इससे में नो वो एक तरफ टीथ है और उसमें जो है ना विक्स रिम पे पड़े हैं, तो विक्स में रिम है, तो अब ये विक्स आपने रिमूव करना है। सारा डेंचर बेस भी रिमूव करना है, विक्स भी रिमूव करना है। अगर डेंचर बेस जो है ना आपने सेल्फ की ओर से बनाया है तो फिर तो वो भी रिमूव करना है। अगर हीट की ओर से रिमूव करना बनाया है तो डेंचर बेस रिमूव मत करो, लेकिन विक्स तो रिमूव करो, क्योंकि वहाँ पे हीट का और एक्रेलिक आएंगे और वो आपकी जो है ना टीथ उसके साथ अटैच करके डेंचर बनाएगा। नाउ द फ्लास्क इज प्लेड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 minutes। Excess time in boiling water can cause the wicks to liquefy and soak in stone। तो अब जो है ना ये आपके पास जो है ना फ्लास्क है, उसमें डेंचर है, तो बॉइलिंग वाटर है आपके पास, तो उसमें 5 मिनट के लिए रख दो, तो ये कास्ट भी गर्म हो जाएगा, फ्लास्क भी गर्म हो जाएगा, तो फिर जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, तो फिर आप ओपन करें, वो तो विक्स अंदर है वो मेल्ट हो जाएगा। फ्लास्क के दिन ओपन केयरफुली ओपन करो, सापन विक्स जो है ना और जो सॉफ्ट विक्स है उसको डिस्कार्ड करो, और मोड इज़ फ्लश्ड विद क्लीन वाटर, और क्लीन गर्म पानी हो उस थोड़ा सा फ्लास्क के में डालो, तो फ्लास्क आर प्लेस्ड इन पोजीशन टू ड्रेन वाटर। तो फिर जो है ना फ्लास्क जो है ना ऐसा थोड़ा सा ऐसा रख दो कि उससे जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, उल्टा रख दो या कोई कॉटन से वो क्लीन करो। लेकिन आपके पास जो है ना एक फ्लास्क आपने ओपन किया तो एक साइड पे जो आपने टीथ लगाए वो आएगा, और दूसरी साइड पे जो डेंचर बेस है और विक्स है और विक्सरे में वो रिमूव हो जाएगा। तो एक तरफ आपके पास फ्लास्क की 2 पोर्शन है, एक तरफ टीथ आएंगे, दूसरी तरफ जो है ना डेंचर बेस और जो वो आएगा। अगर डेंचर बेस सेल्फ की ओर का है वो भी रिमूव करो, अगर डेंचर फेस जो है ना और विक्सरिम है वो रिमूव करो। तो ट्रायल पिकिंग अप एक्रिलिक रेजन, अब तुम्हारे पास जो है ना ये पोर्शन जो 2 आ गए, इसको फिर ड्राई करो, टीथ साफ करो, विक्स रिमूव हो जाए, ड्राई करो, और उसके बाद जो है ना सेपरेटिंग मीडिया दोनों फ्लास्क के दोनों हिस्सों पे लगाओ, लेकिन टीथ पर मत लगाओ, क्योंकि टीथ बर्न हो जाते हैं, फिर बर्निंग ख़राब होगी। नाउ सेपरेटिंग मीडिया लाइक कोड मोल्ड सील इज अप्लाइड ओवर द
with the help of brush while it is still warm, अब भी गर्म है, and allowed to dry. Care should be taken not to coat acrylic teeth. Acrylic teeth पे जो आपने लगाए हैं उस पे मत लगाओ, कहीं भी मत लगाओ. This can prevent bonding of teeth to the resin. Acrylic resin is mixed with spatula and clean porcelain jar. आप जो है ना हीट के और एक्रेलिक जो है ना वो क्लीन पोर्सेलिन जार में या क्लीन पोर्सेलिन कप में मिक्स करो. द लिड इज प्लेस टू प्रिवेंट मोनोमर. उसके ऊपर लिड थोड़ा सा रख दो जब आप मिक्स कर दे कि मोनोमर एवापोरेट ना हो जाए. एंड प्लेस्ड असाइड अंटिल द मिक्स रीचेस टू द डफ स्टेज. और जब डफ स्टेज पे ये एक्रेलिक रेजिन पहुंच जाए, देन एक्रेलिक डफ इज फॉर्म इनटू ए रूल एंड अडॉप्टेड इनटू द मोल्ड. और आपके पास जो मोल्ड आया है, एक तरफ टीथ है एक फ्लास्क में और दूसरी तरफ मोल्ड है डेंचर का और वैक्सरेम का, तो उधर जो है ना टीथ वाले साइड पे मत लगाओ, दूसरे वाले मोल्ड पे लगाओ ये डफ स्टेज में, और थोड़ा सा मोनोमर डालो और फिर इसको जो है ना, लेकिन पहले कोल्ड मोड सील लगाओ, वो ड्राई हो जाए, फिर जो है ना ये डफ स्टेज एक्रेलिक जो है ना रेजन आप बन रख दें और दोबारा जो है ना इसको प्रेस करके जो है ना प्रेशर से और मेंटेन रखे. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं तो एक्स्ट्रा जो है ना वो इस जो फ्लास्क के साइड पे सुराख है आप चेक करें फ्लास्क उसमें निकल आएगा. अ प्लास्टिक सेपरेटिंग शीट इज प्लेस्ड ओवर द डफ. तो जब आप डफ के रखते हैं तो एक प्लास्टिक सेपरेटिंग शीट जो है ना रखते हैं, कोई रखते हैं कोई नहीं रखते, बस एंड देन फिर जो है ना प्लास्टिक शीट डफ के ऊपर रख दें. एंड द टू हाउस आर क्लोज स्लोली टुगेदर विद प्रेशर. और दोनों प्रेशर से जो है ना दोनों प्लास्टिक के दोनों जो है ना प्रेशर से कंबाइन करो. फ्लास्क इज अगेन सेपरेटिंग द प्लास्टिक शीट रिमूव्ड एंड एक्सेस एक्रेलिक नोन एज फ्लैश इज ट्रिम ऑफ विद अ ब्लंट एज. तो ब्लंट एज या ब्लंट नाइफ से जो है ना प्लास्टिक जब दोबारा ओपन करो जल्दी, क्योंकि उधर जो है ना डफ ख़राब ना हो, डफ स्टेज से ज़्यादा निकल ना जाए. ये जो है ना कोई 15-20 सेकंड की बात है, ज़्यादा नहीं. 15-20 सेकंड के लिए बंद करो और प्लास्टिक शीट रख दो, तो जो एक्स्ट्रा हैं वो बाहर निकलेंगे और जो अपोजिंग साइड है टीथ पे टच ना हो जाए. तो वो जब थोड़ा सा आप 10-15 सेकंड के लिए आपने बंद किया, फ़ौरन जो है ना ओपन करो और ये जो है ना ये प्लास्टिक शीट रिमूव करो और फिर टाइटली जो है ना बंद करो दोबारा. ट्रायल डेंचर में बी रिपीटेड अंटिल नो मोर फ्लैश इज फॉर्म. तो 1-2 बार करो 10-5 मिनट सेकंड के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा डफ है एक्रेलिक के वो रिमूव हो जाए. तो फिर फ़ौरन फिर दोबारा बंद करो. फाइनल क्लोज़र, और उसके बाद जो है ना आखिर दोबारा क्लोज करो एंड बेंच क्यूरिंग. इन द फाइनल क्लोजर द प्लास्टिक शीट इज़ रिमूव बेंच क्यूरिंग. अब जो है ना प्लास्टिक शीट रिमूव किया और दोनों पोर्शन इकट्ठी किया और बेंच जो है ना आपने जो है ना प्रेशर में जो प्रेशर है वो उसमें बंद किया, टाइट किया. ठीक है ना. बेंच क्यूरिंग के लिए अब जो है ना ये क्यूरिंग जो है ना नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड क्यूरिंग. पहले फ्लास्किंग था, डिफ्लास्किंग, वैक्सिंग और डीवैक्सिंग हो गई. अब जो है ना क्यूरिंग है. आपके पास फ्लास्क है, उसमें जो है ना एक तरफ की टीथ है, दूसरी तरफ जो है ना आपने जो है ना मोल्ड में हीट को और एक्रेलिक रेजन डाला है. ठीक है. फ्लास्क आर देन सिक्योर्ड इन द क्लेम में बन गया इन प्लेस असाइड बाय अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स बेंच क्यूरिंग. तो बेंच के ऊपर आपने क्यूरिंग करना है 30 मिनट्स के लिए, ताकि अंदर ये खुद ब खुद थोड़ा सा हार्ड हो जाए. प्रोवाइड्स इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर थ्रू आउट द मोल्ड. इक्वल प्रेशर डालना है. ठीक है. जो प्रेशर का जो अंदर वाला बटन है वो बीच में रखना है, तो इक्वल प्रेशर होगा. allow time for more uniform dispersion of monomer throughout the duff. If resin teeth are used, it provides a longer exposure of resin teeth to monomer and the duff, providing better bond between teeth to base material. थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए रख दो ताकि एक्रेलिक टीथ
जो है ना वो रेजन के साथ अच्छी तरह बॉन्ड बनाए। नाउ क्यूरिंग प्रोसीजर। तो द अनक्यूर एक्रिलिक इज कन्वर्टेड टू इट्स फाइनल अनस्टेबल फॉर्म यूजेबल फॉर्म बाय अ प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन या क्यूरिंग। तो पॉलीमराइजेशन या क्यूरिंग में इसमें जो है ना ये टेक्निक होता है। तो ये पॉलीमराइजेशन जो है ना नेक्स्ट स्टेज है, क्यूरिंग स्टेज है, ठीक है। तो शॉर्ट क्यूरिंग साइकिल्स। तो शॉर्ट क्यूरिंग साइकिल क्या है? फ्लास्क इज केप्ट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर and the temperature is raised to 74 degree centigrade and maintained for 2 hours. It is then brought to boil for 1 hour. तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पहले आप फ्लास्क को कोल्ड वाटर में रख दो, फिर 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो 2 आवर के लिए, और फिर जो है ना बॉयल कर लो 1 आवर के लिए। स्लो क्यूरिंग, ये तो रैपिड है। Curing at low temperature for long time is recommended for extremely thick denture। अगर thick denture हो तो low temperature longer time होगा। This reduce the chances of porosity caused by boiling of monomer। The water temperature is maintained at 74 degree for 8 hours। कोई 7 आवर, कोई बुक 8 आवर लिखता है। तो ये स्लो क्यूरिंग है इसमें जो है ना, लेकिन इतना टाइम कौन रखता है 8 आवर्स के लिए बॉइलिंग वाटर में। द फर्स्ट टेक्निक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बॉइलिंग वाटर है, और या डायरेक्टली जो है ना रूम टेम्परेचर के वाटर नहीं है, अगर या डायरेक्टली आपके पास बॉइलिंग वाटर हो तो उसमें रख दो 40 to 1 आवर के लिए, तो फिर सही क्यूरिंग होगी। हम जो है ना डेंटल कॉलेज में या जब खुद हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं या अक्सर लैब में जो लेबॉर्ट्रीज में बनाते हैं, तो पहले बॉइलिंग वाटर स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग वाटर स्टार्ट हो उसमें जो है ना ये फ्लास्क रखते हैं 42 मिनट्स to 1 आवर। तो वो बहुत जल्दी भी होता है, अच्छी तरह क्यूरिंग हो जाती है, ईजी होता है। और यहाँ पे जो है ना रूम टेम्परेचर जो है ना कोल्ड पानी में जो है ना रखते हैं 2 घंटे के लिए, बॉयल करते हैं, फिर रखते हैं, फिर जब बॉयल करते हैं तो फिर 1 घंटा मज़ीद। तो ये ज़रा लेंथी प्रोसीजर होता है। तो स्लो क्यूरिंग तो अच्छी सी है, लेकिन इतना टाइम कैसे होता है। एडवांटेज तो इसमें जो ना रिस्क कम होता है पोरोसिटी की, लेस रेजिडुअल मोनोमर। ये लो टेम्परेचर, ये जो स्लो क्यूरिंग है उसमें एडवांटेज है। तो लेस रिस्क ऑफ पोरोसिटी, लेस रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट विच काजेज एलर्जिक रिएक्शन इंडिकेटेड फॉर थिक एक्रेलिक अप्लायंस। अगर थिक एक्रेलिक अप्लायंस हो तो उसके लिए फिर स्लो क्यूरिंग करते हैं। कूलिंग, और जब आप इसको फिर गर्म करते हैं फ्लास्क को, तो फिर अपने इसको कूल करना है रूट टेम्परेचर, लेकिन पानी नहीं डालना है, खुद ब खुद रखना है ताकि खुद ब खुद रूट टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है। तो फिर आपने इसको ओपन करना है। फ्लास्क इज अलाउड टू कूल स्लोली टू रूम टेम्परेचर। बेंच कूलिंग, इसको बेंच कूलिंग कहते हैं। स्लो कूलिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है। फास्टर कूलिंग जो है ना, बेंच कूल फॉर 30 मिनट एंड देन प्लेसिंग अंडर टेप वाटर फॉर 30 मिनट, ठीक है। डिफ्लास्किंग अब करना है। डेंचर इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द फ्लास्क बाय प्रोसीजर का डिफ्लास्किंग। डिफ्लास्किंग कर लो। द टू हाउस आर सेपरेटेड बाय इंसर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग विज लाइक इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द हाउस। तो बीच में जो है ना अपर लोअर पोर्शन के बीच में कोई नाइफ या कोई इस तरह जो है ना ब्लंट चीज़ हो, उसको प्रेशर डालो, और जिस तरह आप जो है ना विज लाइक चीज़ें उससे रिमूव करो। फिनिशिंग, तो अब जो है ना डेंचर अब रिमूव जो तैयार होगा, अब ने रिमूव किया फ्लास्क से, तो एक्सिस फ्लैश इज ट्रिम ऑफ, उसको ट्रिम करो बर से विद लेथ माउंटेड व्हील या लेथ मशीन से या बर से। स्टोन फ्रॉम जंजाइवल मार्जिन इज क्लीन। स्टोन पे आप जो है ना जंजाइवल मार्जिन डेंचर उसको क्लियर करो विद चेजल, और या कोई चेजल से हार्ड प्लास्टर हो वगैरह रिमूव करो। फ्रेंच नोचेस आर एडजस्टेड विद फिशर बर, और फ्रीनल नोचेस, और जो एक्रिलिक फ्रीनम है वहाँ पे जो एरिया थोड़ा सा प्लास्टर हो या एक्सिस हो या प्लास्टर पंच गया हो, हार्ड प्लास्टर, उसको जो है ना फिशर बर से मामूली से रिमूव करो। नेक्स्ट, द डेंचर इज स्मूथन with sandpaper attached to mandrel
सैंड पेपर जो मेंडल के साथ अटैच है उसको स्मूथ करो, स्टार्टिंग विद ए कोर्स पेपर एंड प्रोसीडिंग टू द फाइन। और फिर उसकी जो है ना फिनिशिंग कर लो और जो है ना फिनिश कर दो, सैंड पेपर से ग्राइंड करो, फिनिशिंग कर लो। इंस्पेक्टिंग द डेंचर यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू एग्जामिन द डेंचर surface or run a finger over the surfaces and feel for rough area, nodule or sharp projection. These are removed with suitable trimming bar। तो फिंगर से फिर पूरा डेंचर जो है ना, फिटिंग सरफेस, आउटर पॉलिशिंग सरफेस जब चेक करो कोई इरेगुलरिटी हो, शार्पनेस हो, उसको बर से ट्रिम करो, पॉलिशिंग। और जो है ना एक्सेसिबल एरिया ऑफ डेंचर आर पॉलिश विद मोटराइज्ड वेट रेग व्हील एंड प्यूमस पाउडर। प्यूमस स्लरी या प्यूमस पाउडर से जो है ना जो डेंचर है वो पॉलिश ब्रश होगा, वहाँ पे मोटर पे व्हील होगा और उस पर प्यूमस पाउडर लगाओ और उससे जो सरफेस है, आउटर सरफेस, पॉलिश सरफेस, आउटर सरफेस, उसको पॉलिश करो। एरिया डिफ़िकल्ट टू रीच द विद रेक व्हील और पॉलिश बाय यूजिंग ब्रिस्टल ब्रश। तो वो एरिया जो ये पॉलिशिंग से नहीं होती, वो ब्रिस्टल ब्रश से पॉलिश, छोटे से ब्रश से पॉलिश करो। और प्रॉपरली कप पॉलिशिंग कप से। नाउ फाइनल ग्लास इज ऑब्टेन विद हाई शाइनिंग मटेरियल। उसकी जो शाइनिंग है, फिर शाइनिंग मटेरियल डालो, बफे और बेंच फ्लास, चाक या अदर commercially available agents and applied on buff। तो बफ के ऊपर थोड़ा सा फिर पॉलिशिंग मटेरियल हो, चाक हो या कोई और थिन प्यूमस पाउडर हो, तो उससे फिर पॉलिशिंग कर लो और आपका डेंचर जो है ना रेडी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका पूरा जो है ना लेक्चर, ये ट्राई एंड स्टेज था, बैलेंस्ड ऑक्लूजन था, और आपने फिर इसको प्रोसेस किया, क्यूरिंग किया। तो क्यूरिंग जो है ना फ्लास्किंग, डिफ्लास्किंग, वैक्सिंग, डिवैक्सिंग एंड क्यूरिंग, ये सारे जो है इन्वॉल्व है। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।